हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री पढ़। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चों? मौर्योत्तर काल चल रहा है। मौर्योत्तर काल चल रहा है। मौर्योत्तर काल में हमने जो अभी तक कर लिया है मेरे बच्चों, मौर्योत्तर काल में जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश में मैंने तुम्हें बताया, अगर इसका टाइम पीरियड अगर तुमसे पूछ लिए, मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड जो चलेगा मेरे बच्चों, जो 200 BC से ये 300 ईस्वी तक चलेगा। 300 ईस्वी तक चलेगा। 200 BC से ये 300 ईस्वी तक चलेगा। और जो ये है, मैंने तुम्हें बताया भी, जो मौर्य वंश चल रहा था तो उसके साथ साथ छोटे छोटे राजा भी पनप रहे थे। जैसे जैसे मौर्य वंश कमजोर होना शुरू हुआ तो उन राजाओं ने अपनी पावर दिखाई और उनको जो है उनका विनाश करके और अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। और मौर्योत्तर काल में हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो ब्राह्मण जो है राजा है और एक जो अन्य राजा है। ब्राह्मण वंश जो है उनमें से हमने कौन सा किया था? कौन सा? पहले सुंग वंश पढ़ा। कौन सा वंश पढ़ा? सुंग वंश पढ़ा। सुंग वंश के बाद कौन सा पढ़ा? कण्व वंश पढ़ा। ये आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये से पूछ सकता है। और कण्व वंश के बाद हमने कौन सा पढ़ा? सातवाहन वंश पढ़ा। सातवाहन वंश पढ़ा। सातवाहन वंश के बाद कौन सा पढ़ा? शंख वंश पढ़ा। इतना हमने कल पढ़ लिया था मेरे बच्चों, इतना हमने पढ़ लिया था। सुंग वंश का याद रखना, पुष्यमित्र सुंग याद रखना तुम्हें। पुष्यमित्र सुंग जो थे उसके जो शासनकाल में दो ये इन्होंने दो, एक तो अश्वमेध करवाए थे, दो जो किसको? राजा को चुनौती देने के लिए करवाया जाता है। और एक इसके समकालीन रहे थे मनु, और कौन रहे थे? पंतजलि रहे थे। पंतजलि से जैसे मैंने बताया, पंतजलि जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो कहाँ बनने जा रही है मेरे बच्चों? हरिद्वार में बनने जा रही है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अब उत्तराखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तरांचल कर दिया गया। और उत्तरांचल की राजधानी क्या है? देहरादून है। देहरादून है, याद रखना। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद अगर बात करें, इसमें तो तुम्हें पूछे ये चार बातें, चार बातें मैंने तुम्हें बताई, ये याद रखनी है। कण्व वंश का तुम्हें संस्थापक याद रखना, नहीं रखोगे तो इसमें कोई मोटी बात नहीं है। सातवाहन वंश में क्या रखोगे? सातवाहन वंश का एक तो ये मातृस्थात्मक समाज था, दूसरा सातवाहन वंश ने क्या चलाए थे? शिष्य के सिक्के चलाए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया। उसके बाद शंख वंश जो ये पूरे ईरान से आए थे ये लोग, और इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद अन्य जो राजाओं में पढ़ेंगे हम चेदी वंश पढ़ेंगे। क्या वंश पढ़ेंगे? चेदी वंश पढ़ेंगे। चेदी वंश में बच्चों, चेदी वंश में तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस इसके संस्थापक याद करना है। संस्थापक कौन है मेरे बच्चों? कौन है रे? ये पुराने बच्चे ये पढ़ के आए भी, पुराने बच्चों के पास है। पुराने बच्चे ऐसा ना करें, नए बच्चे हैं उनके लिए तो अलग बात है। कौन है? महामेघवाहन है। कौन है? महामेघवाहन है। मेघवाहन है। इसके संस्थापक कौन है? महामेघवान है। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों हम बात करेंगे चेदी वंश में, सिर्फ एक संस्थापक ही तुम्हें ध्यान रखना है। और चेदी कहाँ पड़ता है मेरे को इतना कोई बच्चा बता सकता है? ये एक महाजनपद है। चेदी एक जनपद है ना, महाजनपद। अरे है या नहीं है? कौन सा बताओ रे, कहाँ पड़ता है इतना बता दो। ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। नहीं, ओडिशा में हमने पढ़ाई नहीं, महाजनपद ओडिशा में नहीं पढ़ा, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट लिखो, कुषाण वंश। अरे तुम भूल गए, तुम्हें याद ना कराओ ना तुम भूल जाते हो। कुषाण वंश देखो मेरे बच्चों, महाजनपद 16 थे। महाजनपद कितने थे? 16 थे। तुम्हें दो भारत से बाहर पड़ते हैं, गंधार और कम्बोज। एक जो है हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है अस्मक, एक जो है राजस्थान में पड़ता है मत्स्य, और एक जो मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती, और जो उसके बाद 3 बिहार में पड़ते हैं मगध, बज्जी, कौन सा? अंग। ये 3 पढ़ते हैं किसमें? बिहार में। बाकी सारे पढ़ते हैं, एक कुरु जो पढ़ता है वो हमारे हरियाणा में आ जाता है। पहले हरियाणा जो किसका हिस्सा था? यूपी का हिस्सा था। ठीक है, तो बाकी 8 जितने बच गए, कौशल है,
चेदी है, ये सारे कहाँ पढ़ते हैं? यूपी में पढ़ते हैं। तुम्हें बाहर वाले याद रखने, बाकी तुम निकाल ही दोगे, ठीक है, क्लियर है? कुषाण वंश मेरे बच्चों सबसे शक्तिशाली अगर वंश पूछे, लिखो मौर्योत्तर काल का, मौर्योत्तर काल का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध काल था। मौर्योत्तर काल का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध काल कौन सा था? कुषाण वंश था। सबसे पावरफुल अगर बात करें मौर्य वंश के बाद, अशोक के बाद अगर बात करें, कोई वंश उभर के सामने आता है तो वो कौन सा उभर के सामने आता है? कुषाण वंश आता है मेरे बच्चों। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक लिखो मेरे बच्चों। संस्थापक है इसका थोड़ा सा अटपटा, संस्थापक का नाम है और जो है मेरे बच्चों कुजुल, लिखो कुजुल कंडफिसिस, यही है ना? हाँ, कुजुल कंडफिसिस, नाम को तोड़ के पढ़ लिया करो, कुजुल कंडफिसिस, ये इसके संस्थापक है। क्लियर मेरे बच्चों? अगर बात करें कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक की, लिखो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासक या प्रसिद्ध शासक या प्रसिद्ध शासक कनिष्क था मेरे बच्चों। कौन था? मैं अलग कलर से लिख देती हूँ इसको, कनिष्क था मेरे बच्चों। अगर तुम्हें पूछे मौर्योत्तर काल का जो सबसे शक्तिशाली जो अगर वंश रहा तो वो कौन सा रहा? कुषाण वंश रहा। और कुषाण वंश में अगर सबसे पावरफुल अगर राजा पूछे तो कनिष्क रहा था। कौन रहा? कनिष्क रहा था मेरे बच्चों। क्लियर? अरे क्लियर? कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई रही? बताओ। पेशावर को बनाई। कहाँ बनाई? पुरुष, अगर पेशावर है मेरे बच्चों, नहीं तो पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाई। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाई। पुरुषपुर को पेशावर भी कहते हैं, पेशावर को बनाई। कर लिया मेरे बच्चों? चलो आगे देखो। ये कहते हैं भी कनिष्क ने, जैसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने जब बौद्ध संगीतियाँ तुम्हें करा रही थी तो चौथी बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो किसने दी थी चौथी बौद्ध संगीति? वो कनिष्क ने दी थी। किसने दी थी? चौथी बौद्ध संगीति अगर पूछे किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी मेरे बच्चों, हाँ बौद्ध संगीति, वो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। और पूछे ये कब हुई थी मेरे बच्चों? चौथी बौद्ध संगीति अगर टाइम पीरियड तुमसे पूछे तो ये 78 ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी में हुई। 78 ईस्वी ना दे के कई बार तुम्हें ऑप्शन में दे देगा या प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन में तुम्हें 78 ईस्वी भी दे सकता है और ऑप्शन में 78 ईस्वी ना देके वो क्या देगा? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ हुई थी मेरे बच्चों? चौथी वन संगीति पूछे तो कहाँ हुई थी? ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, वासुमित्र थे। कौन थे मेरे बच्चों? वासुमित्र थे, वासुमित्र थे। चौथी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और इसी बौद्ध संगीति में, कर लिया मेरे बच्चों? चलो आगे देखो, इसी जो है बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया था? बौद्ध धर्म है 2 भागों में बंट गया था मेरे बच्चों। 2 भाग कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान किसमें कौन बंट गया? बौद्ध धर्म बंट गया। हीनयान कौन से लोग थे? बताओ बताओ। अब तो जो काफी नए बच्चे, जो किसकी मूर्ति पूजा को मानते थे, जो बौद्ध धर्म की कहते हैं, मूर्ति बना के उसकी पूजा करते थे, हीनयान लोग। और महायान लोगों ने कहा, क्या कहा भी हम तो उसकी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम उसके बताए हुए विचारों के हिसाब से चलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, अगर मान लो हम जैसे शिव लगा लो, हम शिव भगवान जैसे हनुमान जी है हमारे इधर उधर आसपास ही, हम इनको ज्यादा मानते हैं। तो हमने देखो मेरे बच्चों क्या होता है भी, मैं ये नहीं कहती तुम धूप पूजा मत करो, करो, तुम्हारी इच्छा है, तुम मान लो कर सकते हो, उस बहाने से हम मालिक की आराधना कर सकते हैं, परंतु तुम उनके विचारों पर चलो। जैसे हनुमान जी के विचार रहे, हम जैसे पढ़ते हैं, अगर रामायण देखी होगी, पढ़ी होगी, तो हनुमान जी क्या था? राम भक्त। क्या था मेरे बच्चों? राम भक्त। वो पूरे दिन जब भी उसको टाइम मिलता वो अपनी समाधि मार के बैठ जाता और राम राम करता रहता। तो उनके विचारों पे चलो, तुम वो नाम जपो ना कि मेरे बच्चों आरती और धूप पूजा करो। मेरा ये थॉट कहता है, मेरा मानना है, पूजा से कुछ नहीं होता जब तक हम उसका जाप नहीं करेंगे। कहीं भी तुम जाते हो, जब तुम सफर कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया भी, तुम बैठे हो, तुम्हारा मन उतना उदास हो, मान लो कोई भी चीज है, तो तुम अपने जिस मालिक को मानते हो उसका बार बार जाप करो। जाप करोगे तो तुम्हारे जो है, एक तो अनलेस दो थॉट आते हैं, बहुत ज्यादा विचार आते हैं माइंड में, वो कम धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, तुम्हें शांति महसूस होगी, खुद को तुम रियलाइज करोगे। और अगर मान लो कोई भी दुख की स्थिति हो, मेरे बच्चों आज का टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो तुम्हें बताना भी है, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते और छोटे बच्चे, तुम्हारी एज, मैंने हमेशा कहती हूँ भी तुम्हारी एज ऐसी है मेरे बच्चों, तुम ना चाह के भी कई चीजें छोड़ नहीं सकते। जैसे मैं कहती हूँ मैंने छोड़ दी, तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी एज के अनुसार हर चीज चलती रहती है, वो भी बात मैं मानती हूँ। परंतु दूसरा है मेरे बच्चों, अभी जैसे हमारे अगर परिवार में कहें, आस पड़ोस में कहें, छोटी उम्र में डेथ हो जाती है ना, तो कई बार हमें लगता है भी दुनिया कुछ भी नहीं है, मतलब जिंदगी क्या है, अभी तो समाप्ति हो जाएगी एक दिन। तो जिस दिन कोई किसी निजी की डेथ होती है तो हमें लगता है बस सब कुछ समाप्ति हो गया। धीरे धीरे फिर मालिक हमें जो है भूलने की शक्ति देता है, और हम टाइम अनुसार हम उस चीज को भूल भी जाते हैं। तो ये अपने घर वालों से कहना मेरे बच्चों, उस चीज को ज्यादा हेवी मत होने दो, क्योंकि आजकल जो है युवा जो आ रहे हैं ना, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब का यही कारण है, उस चीज को हम इस पे ना बहुत हावी कर देते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे हम किसी की मतलब घर में कोई घटना हो, घर में कोई समस्या चल रही हो, मेंटली डिस्टर्ब मत होना। ये सही रहेगा ना, सब कुछ सही रहेगा। जब ये खराब हो जाएगा ना, तो कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही तुम्हें मतलब कोई चीज तुम डिसीजन ले पाओगे। तो इसको समझते रखना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा भी धन से पहले अपनी जो बॉडी है उसका ध्यान रखना, और दूसरा इस माइंड का ध्यान रखना। घर वालों को ये बात तुम बता पाओगे, वो इतना नहीं मानते। और एक उस चीज को कवर कर दो, जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया, ना तो वापिस आ सकता ना ला सकते। घर वालों को ये बोला करो भी कुछ नहीं बनना, भी कोई चीज अगर वापिस आती तो हमारे से पहले महान महान लोग चले गए, वो भी नहीं आए तो हम कौन सी जो है। और पैसे से भी आती तो पैसे से लोग ले आते, क्या आती है? नहीं आती। तो अपना स्वास्थ्य मत खोएं। डॉक्टरों के पास अगर तुम ज़्यादा अगर देखो, छोटे छोटे बच्चे छोटे से मान लो प्रेशर में आके टेबलेट बहुत लेते हैं, मैंने सुना है भी नशे की गोलियां खाते हैं बच्चे। और जो है ये अगर पेन किलर अगर तुम बात करो तो ये छोटी नॉर्मल गोलियां भी नशे का काम करती है, बिना हम कोई डिप्रेशन में जाए। मतलब जो बच्चा क्या करता है भी गोली ले ले, तो गोली कोई समाधान नहीं है बच्चों, कभी भी नहीं हो सकता। ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मेंटली ध्यान रखो,
पढ़ाई बाद की बात है, पहले अपना स्वास्थ्य और अपना माइंड समझते रखो और नौकरी मिल जाती है। 6-12 महीने तुम कंटिन्यू रहो, एक दिन भी ऐसा मिस मत करो, कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़नी होगी। ये नहीं भी हम सारी चीज़ें साथ लेके चले तो नहीं मेरे बच्चों, हाँ फिर डिले हो सकता है, पर 6-12 महीने में नौकरी मिल ही जाती है। तो तुम इतना मत सोचना। जैसे हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था, तो हीनयान लोगों ने कहा महात्मा बुद्ध की एक फोटो बनाएंगे और उसकी पूजा पाठ करेंगे ताकि विचार आ जाए। महायान लोगों ने कहा भाई नहीं, हम कोई फोटो नहीं बनाएंगे, हम उनके विचारों का पालन करेंगे। भगवान कैसे, महात्मा बुद्ध ने कैसे विचार अपनाए ताकि वो उस मालिक से मिल पाए, तो हम उनके जो है नियमों का पालन करेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों, कनिष्क जो है इसी के शासनकाल में, जैसे वासुमित्र अगर कहें, इसके शासनकाल में कई दार्शनिक जो है प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। कनिष्क के काल में लिखो, कनिष्क के काल में, कनिष्क के समय या काल एक ही बात है, कनिष्क के काल में कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक या कवि रहे हैं, जिनके नाम मैं लिखूंगी। आपने लगभग उनकी पुस्तकें पढ़ रखी है। एक तो वासुमित्री हो गया, जो चौथी बौद्ध संहिता का क्या करता है, अध्यक्षता करता है, जिसमें हम एक का नाम लिखे तो वासुमित्र है। दूसरा मेरे बच्चों असो मेगा क्या, असो घोष है मेरे बच्चों, असो घोष है, जिसकी कौन सी पुस्तक है बताओ। उसके बाद अगर बात करें, एक चरक नाम का वेद है, राजवेद है, एक चरक नाम का राजवेद है। एक और है, कौन सा है मेरे बच्चों, कौन सा है, पार्श्व है, एक पार्श्व नाम का व्यक्ति है। 4 है, लिखो। लिख लिया मेरे बच्चों? तो मैंने वासुमित्र तो तुम्हें पढ़ाई दिया है, जो किसका अध्यक्ष था, हाँ जी, ये अध्यक्ष रहा। कौन सी बौद्ध संहिता का, चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष था। जो की थी वो किसने की थी, वासुमित्र ने की थी। अशोक घोष की अगर पूछे पुस्तक कौन सी है मेरे बच्चों, बौद्ध चरित्र। कौन सी है, बौद्ध चरित्र। अशोक घोष की कौन सी पुस्तक है, बौद्ध चरित्र है। बौद्ध चरित्र को क्या बोला जाता है, बौद्धों की रामायण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बौद्धों की रामायण कहा जाता है, बौद्धों की रामायण, बौद्धों की रामायण कहा जाता है। कल्याण अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें, अगर पीछे तुम्हें याद हो मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें एक जीवक नाम का जो है वेद करवाया था ना, राजवेद। वो किसके शासनकाल का था, जीवक और ये चरक 2 बार, बहुत बार पूछे जाते हैं। जीवक जो किसके शासन, पीछे नहीं देखना, तुम सोचो। हाँ जी, नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, बिंबिसार। हाँ जी, बिंबिसार मेरे बच्चों। तुम्हें ऐसे याद रखना, जैसे अगर आप बात करें हर्यक वंश की, हर्यक वंश में जो पहला आता है लेखक है बिंबिसार। बिंबिसार के जो शासनकाल में रहा एक राजवेद है, जीवक लिख, पीछे मैंने लिखा रखा है, परंतु ध्यान रखना ये जीवक है। और जो ये चरक बहुत बार पूछा, ये जीवक जो राजवेद था मेरे बच्चों, ये राजवेद जो था वो किसका था, बिंबिसार का था, बिंबिसार के शासनकाल में। और बिंबिसार किस वंश के राजा थे, हर्यक वंश के, हर्यक वंश के थे। किसके थे मेरे बच्चों, हर्यक वंश के थे। अगर पूछे चरक राजवेद, चरक जो है राजवेद है मेरे बच्चों, ये किसके शासनकाल के राजवेद हैं, कनिष्क के। किसके, कनिष्क के। अब याद रखना, क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है। जीवक राजवेद है वो किसके शासनकाल का, बिंबिसार का। बिंबिसार किस वंश का राजा है, हर्यक वंश का। जो चरक राजवेद है वो किसके शासनकाल का, कनिष्क का। वंश कौन सा है, कुषाण वंश है। कौन सा वंश है, कुषाण वंश है। ये याद करना मेरे बच्चों, दोनों एग्जाम में बहुत बार तुमसे क्वेश्चन है पूछा गया है। उसके बाद पार्श्व है मेरे बच्चों, ये याद कर लेना, नोट कर लो, ये तुम सारा नोट कर लो।
एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। लिखो। चरक ने एक पुस्तक भी लिखी थी मेरे बच्चों, चरक संहिता लिखी थी। चरक ने एक वह पुस्तक भी लिखी है, चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। चरक किसका राजवेद था? कनिष्क का था। और कनिष्क किस वंश का है? कुषाण वंश का है। और जो जीवक किसका जो है राजवेद था? बिंबिसार। और बिंबिसार कौन से वंश का राजा है? हर्यक वंश का है। याद रह जाएगा। चलो, अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? बौद्धचरित लिखी। बौद्धचरित को किसके क्या माना जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्लियर? पहली बौद्ध संगीति कब आई? 483 बीसी में आई। 483 बीसी में क्या हो गया? महात्मा गांधी का, महात्मा बुद्ध का, गांधी का क्या, महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था। 483 ईसा पूर्व जो है मेरे बच्चों बीसी में किसका देहांत हो गया था? महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था। कहाँ हो गया था रे? चल बताओ, महात्मा बुद्ध का देहांत कहाँ हो गया था? भूल गए? कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। भूलना नहीं है मेरे बच्चों। हिस्ट्री जितनी मैंने करवाई है, मैं अगर तुम्हें कहे तो 5 मिनट में मैं तुम्हें रिवीजन दे सकती हूँ। वैसे ही तुम्हें याद होनी चाहिए जैसे मैं बताती हूँ। इसको तो इसलिए रखती हूँ यहाँ भी कोई चीज मैं लेके आती हूँ एक्स्ट्रा, वो मैं भूल ना जाऊँ, ताकि मेरे सामने रही बच्चों को और कुछ पढ़ाना है। बाकी इसका मेरा कोई सहारा नहीं है। आज जो है मेरे बच्चों याद रखना, पहली बौद्ध संगीति कब? 483 में। 100 साल बाद फिर हुई 383 में दूसरी बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई? चलो यहां से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूं। सेकेंड बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति। चौथी तो हमने अभी कर ही ली है, सभी बच्चे कर ही देंगे। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई और किसका शासन काल था? अजातशत्रु था। कौन था मेरे बच्चों? अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप था। महाकश्यप था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और 2 क्या लिखे गए? पिटक लिखे गए। कौन कौन से? सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक हमें किसकी जानकारी देता है? बुद्ध के उपदेशों की जानकारी देता है। विनय पिटक उसके संघ के नियमों का पालन करना सिखाता है। उसके बाद आता है सेकंड बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई। किसका शासन काल है? काला अशोक। काला अशोक। काला अशोक। इसके अध्यक्ष कौन रहे? कौन रहे? हाँ, सबा कमीर। सबा कमीर रहे। और जो है इसमें जो तीसरा पिटक लिखा गया कौन सा? हबिदम पिटक लिखा गया। हबिदम पिटक किसकी जानकारी देता है? नहीं वो हाँ ठीक है, इसमें स्थिरता आ गई थी। ठीक है ठीक है, तीसरी में आएगा। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ही, कई बुक्स तुम्हें 51 दिखाएगी। ठीक है, 50 की जगह 51 दिखाएगी। ये बीसी में हुई थी। और ये किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। अशोक ने चौथी बौद्ध संगीति के, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन देगा तो कैसा देगा मेरे बच्चों? तुमने देखा होगा सीटी फर्स्ट पेपर और लास्ट पेपर इसलिए टफ बताया जाता है क्योंकि वहां स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट में क्या पूछेगा तुमसे? ये पूछ लेगा भी तीसरी बौद्ध संगीति हुई है वो कलिंग युद्ध के बाद हुई थी या कलिंग युद्ध से पहले हुई थी? तो अगर तुम्हें याद रखना है, अगर तुम्हें ये चीज याद है तो तुम बता दोगे बाद में हुई थी। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में हुआ। और जो है ये तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 250 से 51 बीसी में हुई थी। क्लियर? तो स्टेटमेंट ऐसी आती है मेरे बच्चों, जो तुम्हें बताना पड़ता है भी इसमें कौन सी सही है कौन सी नहीं है। नीचे कथन दिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ये तुम्हारे कॉमन सेंस पे काम करेगा। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मोगली पुत्र थे। कौन थे मेरे बच्चों? मोगली पुत्र थे। मोगली पुत्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे। ठीक है, अब याद रखना। अब ये बताओ पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी?
राजगढ़िया में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगढ़िया में। ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई? कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा वंश था? कुषाण वंश था। क्लियर? कब हुई? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी ना दिया उस जगह क्या देगा? प्रथम शताब्दी में हुई। क्लियर? अरे क्लियर? चलो, ये चारों के चारों मैंने बहुत संगीतियां करवा दी। मैंने ये रिपीट इसलिए करवाई क्योंकि मेरे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। क्लियर? अगर कहे मेरे बच्चों कनिष्क के काल में जो अगर गंधार कला हमने अगर पढ़ी थी तो गंधार कला कहाँ पनपी थी मेरे बच्चों? गंधार कला कहाँ पनपी थी? पाकिस्तान के आसपास और पश्चिम भारत में। तो अगर पूछे भी सबसे ज्यादा कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। ये गंधार शैली अगर बात करें, गंधार कला या शैली एक ही बात है मेरे बच्चों। अगर ये करें तो पाक वाला क्षेत्र है और पश्चिम है भारत है मेरे बच्चों, पश्चिम भारत है, ये याद रखना। क्लियर? अरे क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हुई? चलो, अब मैंने चेदी वंश कराया। चेदी वंश का तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है उसके जो महामेघवाहन जो क्या थे उसके संस्थापक थे। उसके बाद कुषाण वंश पढ़ा। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? कुजला कंडफिसिस थे। और जो सबसे शक्तिशाली और पावरफुल जो राजा थे कुषाण वंश का वो कनिष्क थे। कनिष्क जो मेरे बच्चों इसने जो है इसके टाइम में इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई, याद रखना है तुम्हें। प्रसिद्ध शासक रहे और इन्होंने इसके शासनकाल में गंधार कला का विकास सबसे ज्यादा हुआ था। और जो है चौथी बौद्ध संगीति जो 78 ईस्वी या प्रथम शताब्दी में हुई थी। क्लियर? ये 3-4 बातें हैं तुम्हें याद रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर? लिखो आगे, नेक्स्ट लिखो। आगे जो बात करेंगे मेरे बच्चों वंश आएगा वो कौन सा आएगा? गुप्त वंश आएगा। कौन सा आएगा? गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश आज नहीं करेंगे, कल शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसका बता देती हूँ, हम उसके बाद 2-3 करंट के क्वेश्चन वो करेंगे। गुप्त वंश मेरे बच्चों जिसकी नींव रखेगा चंद्रगुप्त जो है मेरे बच्चों। गुप्त वंश जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पावरफुल और सबसे अगर उसकी कहते हैं अभी जनता बहुत खुश थी उनकी। मतलब स्वर्ण युग क्यों कहा जाता? सोना ये थोड़ी है वहां उनके पास सोना ज्यादा था। स्वर्ण युग इसलिए नहीं कहा जाता मेरे बच्चों, उसके उन्होंने एक उपाधि मिली है उन्हें क्योंकि वहां की पब्लिक को हर जो इच्छा थी, जैसे हमारी है, अगर हम मान लो जैसे नरेंद्र मोदी की बात करें, हमारा तो फिलहाल तो राजा यही है। जो अच्छे हैं तो बुरा है वो अलग है, हमारी थॉट विचार अलग है। जो हमारे घर में जिस पार्टी की कदर हो रही हो तो दूसरी पार्टी हमें अच्छी नहीं लगती, वो अलग। हमें ये नहीं पता काम कौन अच्छा कर रहा है, तुम्हें अभी भी नहीं पता। हम थॉट हमारे, क्योंकि हमें घर वालों ने वही बताया, हमने वही देखा। किसी ने कहा है ना भाई, कोई तुम्हें कह दे तुम्हारा फ्रेंड ये कह रहा था, वो ऐसी कह रही थी, तो विश्वास नहीं करना, कभी भी नहीं करना। और किसी की बात सुन के अगले के बारे में विचार बनाना सबसे बुरी बात है। हमने खुद आंखों से नहीं देखा तो विचार कभी भी मत करना, किसी को गलत जज मत कर लेना। हमारे घर हमारे मोहल्ले में ये थॉट बना लिया जाता है ये ऐसा है, ऐसी थी, उसने कहा तो हो सकता है, कहीं देखा हो, जानबूझ के विचार बनाते हैं। तो बच्चों में ये चीजें बहुत है, लड़कियों में खासकर ये बातें बहुत होती है। मैं एक लेडीज होते हुए कह रही हूँ भी हमारे में ये पता नहीं भगवान ने क्या दे रखा है, हम है ना जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमारे घर में मॉल होता है, हम आस पड़ोस में है, भाई मैं तो वैसे ही एक बहू हूँ, तो बहुत चीजें मेरे को फेस करनी पड़ती है, परंतु मैं एक थोड़े से अलग विचार की हूँ। वो अलग बात है, मैं मानती नहीं बहुत जल्दी, चाहे कितना कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर बात नहीं मानती मैं। जब तक मेरे सामने ना आ जाए ना, मैं नहीं मानती। तो मैं तो वही कुछ हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, कुछ साइंस पढ़ लेती हूँ, कुछ तो फिर ओपिनियन अलग होते हैं। घर वाले भी वो थोड़े से पढ़ते नहीं हैं, तो उनका तो मैं उनको समझाती हूँ, कोशिश लास्ट तक करती हूँ। ना बोले 2-4 दिन नहीं बोलेंगे, बाद में बोलने लग जाएंगे, बस यही होगा जब से ज्यादा, तो और क्या होगा, परंतु बात नहीं मानती। ये मेरा वसूल है।
और कोई ये नहीं कह सकता मतलब पढ़ते नहीं है, जैसे मेरे में ये होता है, अभी सिटी में कितने नंबर आए, सुबह भी कह देते हैं, सारा काम करके आते हैं, फिर भी ये कहते हैं सुबह सुबह निकल जाती है। तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ भाई, मैं तो ये कहती हूँ निकल के देखो। बस वाला मेरा बाप थोड़ी है वो फ्री लेके जाता है, 70 रुपए ले लेता है आने जाने का, तो 70 तो मैं रोज खर्च करके आती हूँ। दूसरी मेरी हिम्मत देखो, 1 किलोमीटर मैं पैदल चल के आती हूँ, और तुम साथ चलना चाहो तो एक दिन बिता लेना, मैं कहती आ जाना, लाइब्रेरी आराम से बिठाऊंगी, खिलाऊंगी, और एक देख आना, मेरे साथ ही वापिस आना फिर तुम, और फिर बताना मेरे को कैसे। तो मेरे बच्चों हर किसी के सामने समस्या है, और मैंने कहा तुम बिंदास रहो। जैसे हमने कल एक, अभी मेरे बच्चों गुप्त बस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, इससे पहले मैं करंट क्वेश्चन करा दूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, साथ में हम बातें भी कर लेंगे। तो गुप्त काल जो है ये पूरा कंप्लीट तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम कल पढ़ लेंगे। तो उसके बाद जो है मेरे बच्चों, कल मैंने एक तुम्हें बताया था भी 2026 का, सुन लो फिर लिख लेना, 2026 का जो ऑस्कर अवार्ड, हाँ जी, अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, भी किस फिल्म को मिलेगा। तो भारतीय मूवी जो है, भारतीय कौन सी मूवी फिल्म अगर बात करें तो कौन सी बताइए, कल मैंने होम बाउंड को मिलेगी। किसको मिलेगी मेरे बच्चों? होम बाउंड को मिलेगी। परंतु ये पूछ सकता है कौन से क्रम का ये ऑस्कर अवार्ड है, कौन से का है मेरे बच्चों? 1980 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है ये, ध्यान रखना। कौन सी फिल्म? होम बाउंड, हाँ जी होम बाउंड। होम बाउंड जो मूवी है मेरे बच्चों, ये जो कौन सा अवार्ड, कौन से नंबर का क्रम का, ये 98 क्रम का है मेरे बच्चों, याद रखना। तो अगर पूछे तुमसे 97 वाला किसको मिला, तो ये तो 26 की बात हो रही है, 26 तो आया ही नहीं अभी तक, तो 97 वाला पूछ सकता है, क्या पता तुम्हारे पुराने वाला आ जाए, तो 2025 वाला पूछे। तो जो इसमें कौन से क्रम करा है? 97 क्रम करा है। किसको मिला? ओनारा फिल्म को मिला था। कौन सी? ओनारा। दोनों ही नहीं देखी, दोनों ही नहीं देखी ना, ओनारा फिल्म को मिला है। और वो है मेरे बच्चों, इसके निर्देशक पूछे होम बाउंड के, तो जौहर है, करण जौहर है, करण जौहर है। तो देखा ना, लड़कियों की एक्टिंग भी कर लेता है ना। हाँ, तो ये ओनारा फिल्म है मेरे बच्चों। एक मेरे बच्चों 12th फेल फिल्म आई थी, देखिए किस बच्चे ने? इसमें 12th फेल फिल्म देखिए मेरे बच्चों, नहीं देखी? 12th फेल फिल्म किसने देखी है? अच्छी है, अच्छी है ना, मोटिवेशन मिलता है उससे। तभी तो मैं कहती हूँ रील मत देखा करो, फिल्म देख लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मूवी तो बनती है एक हफ्ते में, और तुम्हारा टाइम ज्यादा, तुम अगर टाइम मिलता है तो 2 मूवी देख लिया करो। तो 12th फिल्म, जो 12th फेल फिल्म थी मेरे बच्चों, इसको अवार्ड मिला हुआ है 71वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड इसे मिला हुआ है 71वें नंबर का 12th फेल फिल्म को। देखना मेरे बच्चों, अब की बार संडे को यही देखनी है, फिर बताना मेरे को। कल्याण मेरे बच्चों, उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, एक बिहार की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो बात करनी है वो बड़ी बात है। बिहार में बच्चों, मैंने तुम्हें अगर याद हो तो, पुराने बच्चों को खासकर याद हो, मैंने तुम्हें बताया था बिहार, पहले तो बता दो यहाँ क्या हुआ, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं ना, किसके हुए हैं, लोकसभा या विधानसभा? सारे बच्चों की आवाज नहीं आई, अरे लोकसभा के तो सारे इकट्ठे होते हैं, तो कहाँ किसके हुए हैं मेरे बच्चों? विधानसभा, विधानसभा इलेक्शन हुए। और सबसे ज्यादा अगर बात करें, कहते हैं वोटिंग जो हुई थी वो सबसे ज्यादा 66 या 64-66% के आसपास वोटिंग देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा लोगों ने, बिहार के सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ वोट डाले हैं मेरे बच्चों। और यहाँ जो है कौन बने बिहार के सीएम? बिहार के सीएम कौन बने? नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार कौन से नंबर के बने? सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार बनने वाले सीएम ये है।
कंटिन्यू चल रहे हैं। इन्होंने कहा है, अपनी इनकी एक स्टेटमेंट है भी मैं बिहार का सीएम था, हूं, रहूंगा, ये स्टेटमेंट है। तो क्या पता क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले भी ये स्टेटमेंट किस सीएम की है, भी मैं जो सीएम था, हूं और रहूंगा। ठीक है, ये नीतीश कुमार की है मेरे बच्चों। और ये जो है मेरे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने सरकार जो है कॉमन बनाई है। बीजेपी पार्टी की सारी सीटें नहीं थी और इनकी पार्टी की नहीं थी, तो इनकी जो है क्या मिश्रण करके बनाया इन्होंने। ठीक है, गठबंधन जिसको बोलते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? परंतु तुम्हें याद क्या करना, मेरे को ये तो पहले मैंने तुम्हें सारा लिखा दिया था इसके बारे में। मैंने को ये बताना था, मैंने तुम्हें एक दिन बजट का करवा रही थी, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स करवाया तो मैंने बताया भी बजट जो 2000 है किसका आया था, 25-26 का बजट आया था। तो उसमें घोषणा की थी भी मखाना जो कारखाना खुलेगा सबसे बड़ा, वो कहाँ खुलने जा रहा है, बिहार में। कौन सा? मखाना। मखाना किसने देखा है? अरे व्हाइट कलर के आते हैं ना, जिसमें कहते हैं जो कैल्शियम वगैरह ज्यादा होता है, हल्के से होते हैं, 200 कहते 250 ग्राम आते हैं। 200 के आते हैं क्या 250 ग्राम? 250 के आते हैं, पता नहीं, इतने ही महंगे हैं वो, 200-250 के आसपास हैं। और सर्दियों में वैसे भी कहते हैं। तो मखाने देख रखे हैं, और रील में देखिए मखाने कैसे निकलते हैं, एक पपड़ी सी होती है पानी के ऊपर, उससे नीचे से वो निकालते हैं गुच्छे से। तो ये मखाना जो कारखाना में बच्चों, कारखाना जो बनने जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है? बिहार में बनना जा रहा है। ये तो बजट की बात है। बजट में बोला गया था 2025-26 का बजट आया, और कितनी लागत से? 600 करोड़ की लागत से, 600 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। ये पुराना क्वेश्चन है। परंतु यहां जो है अगर बात करें, अभी हाल ही की घटना है, अगर पूछे भी मखाना उत्पादन में, मखाना उत्पादन में अगर पूछे भी विश्व में सबसे ज्यादा अगर बात करें मखाना उत्पादन में, तो भारत प्रथम स्थान पे रहा है। भारत है फर्स्ट स्थान पे रहा है। और भारत में सबसे ज्यादा पूछे तो कहाँ है मेरे बच्चों? बिहार में। बिहार ये अंदर लिखा नहीं है मैंने, बिहार में सबसे ज्यादा जो है 80% भारत उत्पादन करता है मखानों का। 80% भारत है फर्स्ट स्थान पे रहा है मखाना उत्पादन में। मखाना उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे रहा है। और मखाना कारखाना अगर पूछे तो कहां बनने जा रहा है? बिहार में बनने जा रहा है। और ये कितने करोड़ की लागत से? 600 करोड़ की लागत से। ये बजट की बात है वो तो, और ये अभी की बात है, भी भारत का प्रथम स्थान है रहा है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो, एक मेरे बच्चों राम बनजी सुतार, लिखो नाम। हम इसको राम सुतार बोलते हैं सीधा ही, परंतु जो है इसका प्रॉपर नाम है राम, अलग से लिखा है, वनजी सुतार। सुतार है मेरे बच्चों, थे नहीं लिखा, सुतार। जैसे न्यूज में ये लिखा है, न्यूज़पेपर में लिखा है, ये नाम लिखा है। लिखो तुम, मैं बताऊंगी ये क्या है। राम सुतार नाम सुना है? किस लिए सुना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसने बनाई, राम मूर्ति बनाई, सर छोटू राम की बनाई, और बोलो, महात्मा गांधी की बनाई, और बोलो। तो मेरे बच्चों ये राम सुतार जो है, सुनो पहले इसके बारे में। इसका कल शायद कल या परसों निधन हो गया है। इसका अब क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये 100 साल के हो गए। पहले बातें सुन लो रे, फिर कहोगे मैडम बताया नहीं। इसका जन्म कह रहे हैं मेरे बच्चों 1925 में हुआ था। 1925 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ 1925 में। और इसकी मृत्यु जो है, इसका निधन कब हो गया मेरे बच्चों? निधन जो है अगर बात करें, प्रॉपर डेट तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, 2025 दिसंबर लिख लो। दिसंबर है, जो आसपास के दिसंबर है, शायद मेरे बच्चों कल इसका जो है निधन हो गया था। कल निधन हो गया। कल वाली तारीख लिखो, कल कौन सी है? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर लिख लो मेरे बच्चों। कल इसका 18 दिसंबर 2025 को इसका निधन हो गया था। 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया है किसका? राम सुतार का। शॉर्ट याद रखने के लिए राम सुतार रखना याद, और नहीं तो इसका नाम बनता है रामबंजी सुतार। ठीक है? अरे क्लियर क्या यहां तक? महाराष्ट्र की राजधानी बताना मेरे बच्चों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है रे? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र जो है किस क्षेत्र से अलग होकर महाराष्ट्र जो अस्तित्व में आया था?
बॉम्बे के। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है किस क्षेत्र से अलग हुए थे, तो बॉम्बे क्षेत्र से अलग होके 2 राज्य बने थे। क्लियर मेरे बच्चों? तो इसने जो है क्या क्या बनाया वो लिख लो पहले तो। इसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है रे? हाँ जी, 182 मीटर, 182 मीटर की लंबी जो है, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी किसकी बनाई है? किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल में बच्चों। किसकी स्टैचू है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है मेरे बच्चों। कहाँ लगी है? गुजरात में लगी। कहाँ लगी है मेरे बच्चों? गुजरात में। 182 मीटर लंबी है। ये किसने बनाई थी? राम बनजी सुतार ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रामजी बनजी सुतार ने बनाई थी। ठीक है, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। सबसे बड़ी जो प्रतिमा अगर बात करें तो इसी की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर की। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई, लिखो। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी की बनाई। महात्मा गांधी जो संविधान सभा में लगे उधर देखना, तो महात्मा गांधी की जो है मूर्ति बनाई। क्या थे ये? वास्तुकार थे या मूर्तिकार थे? क्या अलग अलग है वास्तुकार और मूर्तिकार? बोलो रे, तुम भी तो पढ़ के आए हो। और कहते हैं युवा पीढ़ी का माइंड ज्यादा तेज होता है, हम तो थोड़े बुढ़े हो गए। तो क्या थे मेरे बच्चों? वास्तुकार भी पूछे, वास्तुकार, ठीक है, मूर्तिकार। मूर्तिकार, मूर्तियों की तो हम बात ही कर रहे हैं, मूर्तियां तो बना ही रहे हैं, तो वास्तुकार और मूर्तिकार भी कहा जाता है। ठीक है, वास्तुकार अगर पूछे भी हाल ही में क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में कौन से वास्तुकार की मृत्यु हुई थी, तो कौन सी की होगी? राम बनजी सुतार की होगी। ठीक है, जो सबसे बेस्ट भारत का एक अनमोल रतन खो दिया भारत ने कल भाई। तो उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद इन्होंने छत्रपति शिवाजी की बनाई। छत्रपति शिवाजी मेरे बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ का है? महाराष्ट्र में। शिवाजी का जिक्र करेंगे, महाराष्ट्र का जिक्र आएगा। और घोड़े पे बैठे हुए, अरे घोड़ा नहीं लिखना, घोड़ा लिखना था मेरे बच्चों, मैंने क्या लिख दिया? घोड़ा, घोड़ा लिखना है। घोड़ा पर जो बैठे हुए छत्रपति महाराज की जो फोटो है घोड़े पे, वो किसकी देन है? राम बनजी सुतार की है। ठीक है, अरे क्लियर है? हरियाणा में बात करें, हरियाणा में एक फोटो है मेरे बच्चों, किसके हैं? सर छोटू राम की। अच्छा, छोटू राम लिखना था, छोटू राम, सर छोटू राम। हरियाणा में सर छोटू राम की प्रतिमा कहाँ लगी हुई है बताओ? क्या लगी है बताओ? सुनो पहले तो, सर छोटू राम जो थे मेरे बच्चों, पहले सुनो, सारी कहानी सुनोगे तभी तुम्हें याद रहेगा। सर छोटू राम जिसे भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, वही सर छोटू राम जो रोहतक के गढ़ी सांपला से थे, परंतु गढ़ी सांपला अलग है, गढ़ी अलग है। उसका नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया। किसका नाम? गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सर छोटू राम नगर कर दिया है। और वही छोटू राम नगर में ही छोटू राम की प्रतिमा लगी है। छोटू राम नगर में किसकी प्रतिमा लगी है? छोटू राम की लगी है। गढ़ी लिख लेना मेरे बच्चों, गढ़ी।
गड्डी सांपला याद रह जाएगा, इससे सांपला अलग है मेरे बच्चों, गड्डी अलग है, ठीक है, याद रह जाएगा। सांपला, सांपला ला लिखना है, हाँ सांपला। गड्डी सांपला से याद करोगे तो जोड़ के याद रह जाएगा, गड्डी है मेरा, उसका नाम क्या कर दिया, छोटू रामनगर कर दिया है, ठीक है। जिसे किसका जनक माना जाता है, भाखड़ा बांध का। कहाँ पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। भाखड़ा बांध कहाँ बना है, सतलुज नदी के किनारे। सारी बच्चे ऐसे बातें याद रखा करो। और जो है इन्होंने राम जो है उसकी मूर्ति बनाई, परंतु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, इसे पद्मश्री भी मिला हुआ है। इसे क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला, जो 1999 में मिला। पद्मश्री मिला 1999 में। सुनो क्या हो गया, चला गया मेरे बच्चे, यहाँ ना, चलो आ गया। चलो देखो मेरे बच्चों, पद्मश्री किसको मिला है, रामबन जी सुतार को मिला है। कब मिला है, 1999 में मिला है। इसे पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, जो 2016 में मिला है। लिखो एक बार नोट कर लो, मैं सारी बातें बताऊंगी तुम्हें। 2016 में मिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, भी रामबन जी सुतार की जो मृत्यु हुई है उसे कौन से अवार्ड मिले हुए थे। तो भारत के 4 सर्वोच्च अवार्ड होते हैं मेरे बच्चों। भारत के अगर सर्वोच्च अवार्ड की बात करें तो कितने हैं मेरे बच्चों, 4 हैं, जिसमें हम पहला फर्स्ट भारत का सर्वोच्च अवार्ड की बात करें तो कौन सा है, भारत रत्न है मेरे बच्चों। कौन सा है, भारत रत्न है। सेकंड की बात करें तो पद्म है, पद्मश्री नहीं है, लास्ट वाला है मेरे बच्चों, पद्मश्री, पद्म विभूषण। और थर्ड की बात करें तो पद्म भूषण। याद रख लो मेरे बच्चों, ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं तुमसे, ये जो मैं लिख रही हूं ना ये भी पूछे जाते हैं, पद्म भूषण। और फोर्थ की बात करें पद्मश्री है मेरे बच्चों, पद्मश्री। ये 4 अवार्ड है मेरे बच्चों। जो पहला अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सबसे पहले नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा, भारत रत्न आएगा, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में हुई थी, जो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन से नाम बताओ रे, राजगोपालाचार्य थे, राधा कृष्णन थे और सीवी रमन थे। कौन थे मेरे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करें, सुनो, चलो मैं नोट ही करा देती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। लिख लिया मेरे बच्चों। ये भारत रत्न की शुरुआत की अगर बात करें मेरे बच्चों, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती, अवार्ड दिया जाता है, एक पत्थर सा दिया जाता है, एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है और एक पत्थर दिया जाता है, जिसमें जो पत्ता है वो किसका है, पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते का जैसा होता है, देख लेना फोन में। और इसकी शुरुआत हुई थी तब कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों, पर्सन लिख रही हूं मैं यहाँ से, 3 व्यक्तियों को। कौन कौन थे, एक राजगोपालाचार्य थे, एक सीवी रमन थे, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीनों मैं रिपीट कर रही हूं, राजगोपालाचार्य थे, सीवी रमन थे और राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो टीचर डे मनाते हैं जिसकी याद में हम, राजगोपालाचार्य पहले हमारे अगर पूछे भारत के वायसराय, पहले वायसराय, पहले भारतीय वायसराय। और अंतिम कौन थे, माउंटबेटन थे। अंतिम कौन थे, माउंटबेटन। पहले भारतीय और अंतिम भारतीय भी पूछे तो कौन थे, राजगोपालाचार्य थे, जो कि इसको क्या मिला था, पहला भारत रत्न दिया गया था 1954 में। शुरुआत कर दी थी 55 में, इनको तीनों को मिला था। तो याद रखना कौन है, राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन मेरे बच्चों। क्लियर है। उसके बाद मेरे बच्चों दूसरे अगर नेक्स्ट सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें भारत की तो पद्म विभूषण है मेरे बच्चों, और तीसरे की बात करें तो पद्म भूषण है, और चौथे की बात करें तो पद्मश्री है मेरे बच्चों। तुमने देखा होगा ये अनाउंसमेंट होती है जब 26 जनवरी 15 अगस्त उनको दिया जाता है, तब इनकी अनाउंसमेंट होती है कितनों को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस में तुमसे पूछ लेता है भारत रत्न के बाद कौन सा अवार्ड मिलता है, और विभूषण के बाद कौन सा मिलता है, भूषण के बाद कौन सा मिलता है, श्री मिलता है। ठीक है, याद रह जाएंगे। और जो है, और ये जो अगर बात करें मेरे बच्चों 2024 में
2024 में अगर बात करें तो ये कितने व्यक्तियों को मिला है, सॉरी मेरे बच्चे 25 नहीं, 24 की बात करें तो ये 5 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है, 5 व्यक्तियों को। उन 5 व्यक्तियों को नाम लिखना चाहो लिख लो, मैंने बहुत बार लिखाया है। 5 व्यक्तियों में आता है, एक तो हाँ जी MS स्वामीनाथन आता है, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और उसमें PV नरसिम्हा राव मेरे बच्चों, चौधरी चरण सिंह, हाँ कर्पूरी ठाकरे जो बिहार के पूर्व CM रहे हैं, और हाँ लाल कृष्ण आडवाणी में। इसमें एक जीवित व्यक्ति था, कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। 2000 सुनो पहले क्वेश्चन क्या है, 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें जीवित था वो लाल कृष्ण आडवाणी था, बाकी सभी को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये दोनों प्रकार, जो जीवित है उसको भी दिया जा सकता है और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, याद रखना। जिसमें कौन है, जो है लाल कृष्ण आडवाणी जो जीवित है अभी तक, उनको दिया गया है, और जो है कर्पूरी ठाकरे जो बिहार के पूर्व CM थे। और ये जब दिया गया था तो संकेत दिया था भी ये इसलिए दिया गया है ताकि आगे बिहार में चुनाव होने हैं और BJP चुनाव जीत जाएगी, लोगों की थिंकिंग कहती है। पहले ही सरकार आई थी दे देती। कर्पूरी ठाकरे तो बहुत पुराने पूर्व CM है, भारत रत्न तो दिया ही जाता है, तो पहली वाली सरकार दे देती। अरे सोचने वाली बात है भी, ऐसे अगर तुम पद्मश्री रत्न, तुम जैसे छोटी अगर देखते हो रील वगैरह तो उसमें देखा होगा, बहुत गरीब जो है उन्होंने अच्छे काम किए उनको दिया जाता है, तो उनसे क्या संकेत मिलता है, जनता खुश होती है भी, उनसे ये मिल रहा है। उन लोगों को क्यों उठा रहे हैं, गरीब तबके से। अरे मतलब बोलना नहीं चाहिए, हर कोई खाता है। मैं ये नहीं कहती BJP सरकार अच्छी है कांग्रेस गंदी है, दोनों ही अच्छी है, हर कोई चाहे। ये पीछे नीली भगत होते हैं, हमें आगे बढ़ाया जाता है। जैसे तुम अगर बात करो मेरे बच्चों, अगर मैं तुम्हें कहूँ जैसे हम नौकरी पा जाओ, चलो तुम ग्रुप D में सिलेक्शन हो गया, तो ग्रुप D C वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, ग्रुप D वालों को कहेंगे अरे तुम्हें कौन सी सैलरी मिलती है, ये तुम्हारे पे अत्याचार हो है। जैसे पेंशन का अगर पेंशन बात करें तो उसमें ये कहेगा तुम हड़ताल करो, तुम्हें आगे कर देंगे C ग्रुप वाले, भी तुम्हारा खर्चा ही नहीं चलेगा, तुम्हारे पैसे काट लेंगे, तो D वाले आगे हो जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में हुआ है डॉक्टरों में, जो ये कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे और जो छोटे लगे हुए थे, उनको आगे कर दिया डॉक्टरों ने। तो जो मार खाई कुटीजे आगे, वो कौन कुटीजे, छोटे कर्मचारी। बड़े थे तो बड़ों ने तो मार ही नहीं खाई, उनको तो पहले ही पैसे ज्यादा मिल रहे थे, उन्होंने छोटों को कर दिया। और हम सोचते हैं भी हमें, अरे जो अगर तुम्हें पड़ेगा हर जाना, सबसे ज्यादा बड़ों पे मार पड़ेगी। हमेशा याद रखना, जब भी तुम भी जाओगे इस जॉब में, मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ मेरे बच्चों, जब भी तुम जॉब में जाओगे तो तुम्हें ना ऐसे बताया जाएगा, वहां तुम्हें बड़े बड़े जो होते हैं ना, हर पोस्ट बड़ी होती है, तो वो ये तुम्हें पे अत्याचार करेगा। कोई भी पोस्ट लगा लो, तुम्हारे अत्याचार तुम्हें सहन करना ही होगा, आदत डालनी होगी। तो वो ये कहेगा तुम्हारा क्या है, तुम चले जाओगे, तुम्हारे पास ऐसे ही है, तो तुम ये सोचोगे हम पर ही सब कुछ अत्याचार हो रहा है। नहीं हो रहा है मेरे बच्चों, बड़ों पे सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर कोई चीज़ है इंक्वायरी होती है तो बड़ों पे सबसे ज़्यादा होती है, छोटों को इतनी मार नहीं पड़ती, क्योंकि छोटों को सरकार को भी पता है इनको सैलरी इतनी मिलती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आगे मत जाना, उनको कहना तुम्हें चाहिए ज़्यादा पैसे तुम ले लो, हम तो इतने में गुजारा कर ले। तो कभी भी ऐसा कोई भी तुम्हें अगर मान लो मिले, जैसे क्या कर देते हैं, सरकार का घेराव कर देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री निवास जो स्थान होता है उसका घेराव कर देते हैं, तो उनको किया जाता है, ए ग्रुप वाले बी वालों को भड़काएंगे, बी वाले सी को भड़काएंगे। जैसे मैंने तुम्हें कहा, जैसे अगर हमें MPC की बात करें, ये जो है किसानों वाली, क्या क्या है मेरे बच्चों, हाँ MSP वाली मिनिमम है स्पोर्ट्स प्राइस, भी हमें न्यूनतम जो है कीमत दीजिए। तो ये क्या था, किसानों को भड़काया गया, जिसके पास किले ही नहीं थे, जिसके पास जमीन ही नहीं थी, जो है मान लो ठेकेदार जो है खेती करता है ठेके पे लेके, उनको भड़काया गया भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अगर MSP नहीं मिली तो तुम तो उजड़ी जाओगे। बड़े किसानों ने भड़काया, किसने भड़काया, बड़े किसानों ने, और छोटे किसानों को आगे कर दिया। बड़े किसान तो अच्छे स्कॉर्पियो में जाते मेरे बच्चों, उनके पास कनाडा के डॉलर आते, वो खा पी के मस्ती करके आ जाते। छोटे किसान बेचारे भूखे रह जाते भी, कहना जिसके पास जो मतलब कहते हैं ना भी इस बॉडी से पावरफुल होता है, वो तो आगे लड़ झगड़ के भी खा लेता है, और जो कमजोर होता है वो सोचता है तेरे पास ही कोई खाना आ जाए देने के लिए। तो खाना मेरे बच्चों ऐसे नहीं मिलता, कई चीजें हमें छीननी भी पड़ती है, हमें छीननी भी पड़ती है। तो जो मेरे बच्चों किसका लॉस हुआ, जो छोटे किसानों को लॉस हो गया, बड़े फिर जीत गए। और जो है मैंने तुम्हें यूरिया का बताया सब्सिडी सबसे ज्यादा मार कौन खाता है, यही खाते हैं।
तुम ऐसे कभी भी मत जाना, कुछ भी नहीं बनना, सरकार बदलेगी करेगी तो ऐसे ही कर देगी, नहीं तो सरकार अपनी मर्जी। इसका तंत्र बहुत लंबा होता है, सरकार के हाथ है बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कांड तुमने देखे होंगे, कुछ नहीं बनना, कुछ बना कुछ नहीं बनना। और ये करप्शन हम मतलब हाँ हम 100% करप्शन नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते, अगर तुम ये कहो हम 100% करप्शन रहित हैं तो नहीं हो सकते मेरे बच्चों। कई जगह ऐसी होती है जो हमें करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो परंतु हम सुधार कर सकते हैं धीरे धीरे। आने वाले कई सालों में सुधार दिखेगा, अभी तुरंत नहीं दिखेगा। हम ये सोचते हैं हम 5 रुपए का ही कोई मान लो ऐसा घोटाला नहीं करेंगे, और तुम जिस फील्ड में जाओगे मैं बता दूंगी तुम्हें 1 साल 2 साल 3 साल जिस मॉल में रहते हैं उसका रंग चढ़ ही जाता है, चढ़ता है ना, अरे रंग चढ़ता है नहीं चढ़ता, चढ़ ही जाता है। ये तुम मानो या ना मानो, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें मारपीट में आगे नहीं आना, उनको ही करना है। ये बात गांठ बांध लेना, हमेशा तुम्हें ही भड़काएगा। अगर तुम छोटी पोस्ट पे हो, बड़ी पोस्ट पे चले गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी पोस्ट पे रहे तो तुम्हें ही भड़काया जाएगा और तुम्हें ही आगे किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये पॉलिसी होती है, तंत्र है आगे का। मैंने तुम्हें बहुत आगे का सिस्टम बता दिया है, तो याद रखना। तो जो है बंजी राम सुतार को कौन से अवार्ड दिए गए थे? पद्म श्री दिया गया था। कब दिया गया? 1999 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कब मेरे बच्चों? 2016 में। और जो हाल ही में डेथ होगी जो 18 दिसंबर 2025 को 100 साल की हो गई थी, जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखी, जो गुजरात में है, उसकी सबसे बड़ी प्रतिमा है किसकी है? सरदार है वल्लभ भाई पटेल की। अब तुम मेरे बच्चों बता दो, तुम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी मेरे बच्चों? कहाँ रह गया? अच्छा ये आ गया। सरदार की उपाधि दी वल्लभ भाई पटेल को, वो किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने दी थी, महिलाओं ने। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। क्लियर मेरे बच्चों? चलो, एक मेरे बच्चों इसके नाम पे डैम भी बना है, बना ना, सरदार सरोवर डैम। लिखो, तुम बोलते नहीं हो, पुराने बच्चे तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें? सरदार है सरोवर डैम, बांध मेरे बच्चों जिसको बोलते हो, बांध। अरे बांध देखा हुआ तुम्हें? लगभग देखा हुआ बांध, जो मेरे बच्चों नदियों में जब बनाया जाता है, भाई कोई बिजली के प्रबंध के लिए बनाता है, या कोई पानी रोकने के लिए, इधर उधर नहरें निकालने के लिए, कई इसके होते हैं मेरे बच्चों। पानी को जो है रिजर्व करने के लिए होता है, बिजली बनाने के लिए होता है। तो एक सरदार सरोवर डैम भी बना है, कौन सी नदी के किनारे बना है बताओ? सरदार सरोवर अगर बांध पूछे तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी है ना? हाँ जी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे बना है। सरदार सरोवर डैम जो है किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के साथ एक नदी और आती है मेरे जो ताप्ती नदी, जो दोनों कहाँ बहती है? ये अरब सागर में गिरती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कौन सी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, बाकी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसे इसकी सहायक नदियां भी है, जैसे माही होगी मेरे बच्चों। तो पहले 2 लिखो, ये 2 बहुत बार पूछी जाती है। एक तो नर्मदा नदी होगी, नर्मदा सही लिखा मैंने? ये कौन सी नदी बोली रहे? ताप्ती, ताप्ती नदी लिखो मेरे बच्चों। नर्मदा और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है मेरे बच्चों? अरब सागर में गिरती है। मैं लिख ही देती हूँ, कई बच्चे नहीं लिखेंगे, जितना मैंने लिखा होता है उतना ही लिखते हैं। अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है मेरे बच्चों। बाकी जितनी भी नदियां हैं, सुनो, तुम्हें कॉमन सेंस कैसे काम करना होता है। तुम्हें सपोज करो, मान लो क्वेश्चन आ गया भी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, उसमें 2 नदी तो ये दे दी, नर्मदा और ताप्ती, उसके अलावा एक नदी और दे दी, और एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो तुम कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें 2 पता है भी नर्मदा और ताप्ती तो अरब सागर में ही गिरती है। क्वेश्चन मेरे बच्चों 100% तुम नहीं पढ़ पाओगे, मैं हमेशा कहती हूँ उतना पढ़ो पर उतना ऑथेंटिक पढ़ो। तो तुम्हें कैसे निकालना है? नर्मदा और ताप्ती को अलग कर देना, क्योंकि ये तो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो एक कोई भी नदी दे दे, अलावा गंगा नदी दे दे, मतलब तो कौन सी कहाँ गिरेगी? वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो छोटे वाला याद रखा करो, बड़ा अपने आप याद हो जाएगा।
तो इसके साथ अगर एक मही नदी भी है, इसके साथ अगर बात करें तो मही नदी भी है। मही नदी है, वो भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। वो इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां कुछ और भी मिल जाएगी मेरे बच्चों। ये बड़ी नदी में आते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है बड़ी नदियों में आती है, दोनों की दोनों कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी भी नदियां बच गई वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बताओ मही नदी किस रेखा को 2 बार कट करती है? कर्क रेखा। बाहर से कौन सी रेखा ही गुजरती है? कर्क रेखा ही गुजरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मही नदी है। लिखो मेरे बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रही हूं ना ऐसे तुम्हें याद करना है। मही नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। दो बार कट करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कर्क जो रेखा को, कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कोई बच्चा बता सकता है 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। नहीं जाती वेस्ट बंगाल से? अरे कहाँ, उसके सामने ही आएगा त्रिपुरा, तभी तो पहुंचेगी वो। आगे कितने हो गए? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। एक और रह गया, कौन सा रह गया? नागालैंड। आंध्र प्रदेश कहाँ है मेरे बच्चा? नीचे रह गया आंध्र प्रदेश। देखना तुम, ये ना सुनो, ये हम कोई बात नहीं, कभी और जिक्र आएगा तब और कर लेंगे। ये मैंने तुम्हें बता दिया 7 के लगभग हो गया। एक और देख लेना, तुम मानचित्र देखना, ऑथेंटिक जानकारी वो तुम्हें देगा। मानचित्र से देखना वो रेखा किन किन राज्यों से जा रही है, वहां तुम प्रॉपर सीख पाओगे। यहाँ मेरा ये कोई पोर्शन नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तुम्हें फिर भी इनकी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम जोड़ पाओ उस चीज को। तो ये जो है मेरे बच्चों, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। मानचित्र देख के आना, कल मेरे को प्रॉपर 8 बताना, हम लिख लेंगे, ठीक है? क्लियर है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मही नदी। मही नदी कौन सी अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में? अरब सागर में गिरती है। इनके साथ और कौन सी 2 नदियां? नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा डैम बना है? सरदार सरोवर डैम बना है। कहां बना है? कहां पड़ता है रे? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर है बच्चों? इतना पढ़ा क्लियर है? कोई किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार का डाउट हो? क्लियर है? तो ऐसे पढ़ा करो जैसे मैंने पढ़ा। इससे क्वेश्चन और भी निकल रहे थे। अब मैं राज्य बताती, फिर उसकी राजधानियां बताती, फिर कोई और बात, तो क्वेश्चन जुड़ते जाते हैं। तो ऐसे तुम्हें पढ़ा करो, ठीक है? कोई भी चीज आ जाए जो उसको बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हें। अरब सागर कहाँ पड़ता है? भारत के किस साइड में पड़ता है? कौन सी साइड पड़ता है? पश्चिम साइड पड़ता है? दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण साइड। चलो, और बंगाल की खाड़ी पूर्व में। चलो, तो ये राम जी जो है मेरे बच्चों, मैंने पढ़ाया तुम्हें किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? रामबन जी सुतार। तार बोलना है इसको, सुतार था, हम राम सुतार बोलते हैं। जो वास्तुकार थे, जिनके 18 दिसंबर 2025 को देहांत हो गया, उसने किस किस की मूर्ति बनाई? ये एक वास्तुकार थे। भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया है, जिसको 2 भारत के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हुए थे, एक पद्मश्री और एक पद्म भूषण। पद्मश्री 1999 में मिला और पद्म भूषण 2016 में मिला। क्लियर? थैंक यू मेरे बच्चों।